बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सफारत खाने के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी का एक तवील अरसा यहाँ गुजारा। मैंने महसूस किया कि यूट्यूब की दुनिया में एक भी ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जो आपको जेन्युइन कानूनी रहनुमाई दे सके यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर। इसलिए ये वीडियो हाजिर खिदमत है। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा, जिस दिन आप एम्बेसी जाएं आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 2, आपके एम्बेसी पहुंचने से पहले वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में क्या जानता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर 3, कौन से क्वेश्चंस वीज़ा ऑफिसर आपसे करेगा और उसकी बुनियाद क्या है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपके हाथ में होने चाहिए जब आप वीज़ा के लिए जाएं। कुछ तो आपको पता है, कुछ मैं एम्फसाइज कर देता हूँ जी। सबसे पहले जब आप जाएं तो आपके हाथ में आपका मौजूदा पासपोर्ट हो करंट। जिस दिन आप एम्बेसी पहुंचे उस दिन ये पासपोर्ट कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। अमूमन लोग ये करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि मेरा पासपोर्ट 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब आपको इंटरव्यू डेट मिली जाकर कोई 8 महीने बाद, तो इसका मतलब है जब आप एम्बेसी पहुंचेंगे तो वो 6 महीने से कम वैलिड होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक आजकल हो रही है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद महीने 2 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की मिल जाएगी। वो नहीं मिलती, 8-9 महीने वेट करना पड़ता है। उस वक्त तक पासपोर्ट उस रेंज से निकल हो चुका होता है जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की है। करंट पासपोर्ट वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ऑन द डे व्हेन यू रीच द एम्बेसी। नेक्स्ट, तमाम सबका पासपोर्ट, जितने पासपोर्ट भी बने सारे होना चाहिए। और अगर कोई पासपोर्ट आपका गुम हो गया है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अपने पुराने पासपोर्ट्स को संभाला करें आप। और अगर वाकई गुम हो गया तो फिर उसकी पुलिस रिपोर्ट आप अपने वाइट पेपर पे लिखें कि फलां जगह शॉपिंग के दौरान मेरा पासपोर्ट नंबर ये गुम हो गया है। अपनी पुलिस स्टेशन में जाके बताएं, पुलिस स्टेशन वाले उस पर स्टैंप लगा के आपको वापस कर देंगे, ये ठीक है। नेक्स्ट, आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तानी CNIC ये होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं चलेगी। नेक्स्ट, DS-160 वीज़ा फॉर्म जब आपने फिल किया था आप, तो उसके बाद आपका एक कन्फर्मेशन पेज प्रिंट किया था जिसके ऊपर आपका फोटो होता है। समटाइम फोटो नहीं भी होता, कोई बात नहीं, फोटो के बगैर भी वीज़ा फॉर्म की सबमिशन हो सकती है। तो उस वक्त जो कन्फर्मेशन पेज आपने प्रिंट किया था उसकी कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी आप जब आप फी पे करते हैं अलाइड बैंक में तो 1 दिन के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। वो जो अपॉइंटमेंट आपने ली उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। वो गेट पे चेक किया जाएगा, एम्बेसी के गेट पे, अगर आप वीज़े के लिए आए हैं तो आपका इंटरव्यू लेटर किधर है। नेक्स्ट है जी फोटोग्राफ्स। ये एक स्पेशल स्टैंडर्ड फोटोग्राफ है यूएसए वीज़े के लिए। इसे 2x2 कहते हैं, 2x2 साइज है इसका, और इसका वाइट बैकग्राउंड है। ये आपके हाथ में 2 होने चाहिए जी। और फिर आपने जो अलाइड बैंक में वीज़ा फीस पे की थी, वट एवर जो भी पे की थी आपने, आजकल 55,500 है, तो जो फीस आपने पे की थी इसकी रसीद जो बैंक ने आपको दी थी ओरिजिनल, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप विजिट वीज़ा ले रहे हैं, आपने जाना है और आ जाना है। प्रेफरेबली मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेबली आपके हाथ में कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होना चाहिए। इसको बनाने का तरीका यह है कि आप जिस दिन एम्बेसी गए हैं उससे 15 दिन के बाद की टिकट आप ले लें, ताकि आप इंटरव्यू में कह सकें कि ये जी मैं तो 15 दिन के बाद की प्लानिंग की है, क्योंकि एम्बेसी 7-8 दिन देती है, लगती है वीज़ा इशू करने में, तो 15 दिन इसलिए मैंने कहा है जी आपको। नेक्स्ट, जहां आप जा रहे हैं वहां आपने बताना है कि आपने रहना कहाँ है। अगर आपने होटल लिखा हुआ है अपने वीज़ा फॉर्म में तो आपने वहाँ होटल की बुकिंग जेन्युइन, जो आप कॉल करके होटल से पूछें कि मैं फलां डेट को आ रहा हूँ, क्या मेरी बुकिंग है, पहले खुद चेक कर लें, उसके बाद वीज़ा अफसर को बताएं। या फिर इन्विटेशन
किसी इदारे ने इनवाइट किया आपको, किसी दोस्त ने इनवाइट किया आपको, उसकी इन राइटिंग इन्विटेशन, और जिसने इन्विटेशन साइन की है उसका आईडी, प्रेफरेबली पासपोर्ट की कॉपी या उसके ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी साथ होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपको इनवाइट किसने किया। या फिर जनरली आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको एक स्पॉन्सरशिप भेजते हैं यूएसए से, जैसे फॉर्म I-134। फॉर्म I-134 बड़ा कॉमनली यूज्ड फॉर्म है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो उनका स्पॉन्सरशिप है। याद रखें, स्पॉन्सरशिप वीजे में ज़्यादा मदद नहीं करता, बट एक सवाल का जवाब तो है कि जब आप जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। इसके लिए फिर आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास एक लीगल यूएस गवर्नमेंट का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म I-134 मौजूद है, तो दैट्स अनफ टू सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर। और लास्ट, आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बारे में दोस्त पूछते हैं कि कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब इसका जवाब ये है कि जितने आपके अखराजात आएंगे आपके इस विजिट के ऊपर, आके तकरीबन 4-1 हज़ार डॉलर और कर लें, इक्वल टू ₹5। लेकिन कोशिश करें कि आपके बैंक स्टेटमेंट जितने ज़्यादा पैसे होंगे इतना अच्छा असर पड़ेगा आपका। फिर आपका FRC वगैरह होता है तो ठीक है वो, लेकिन वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है ना। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ये है जी कि अभी तो आप ऐसे नहीं गए, आपने वीज़ा फॉर्म फिल किया, राइट। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ वीज़े के लिए। हर बंदे का कॉमनली क्वेश्चन है कि एम्बेसी मेरे बारे में क्या जानती है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि एम्बेसी आपके बारे में क्या जानती है। देखिए, एम्बेसी को आपके बारे में 3 चीज़ों को तो पता है कि इससे पहले आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका इससे पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और इस वक्त जो जिस वीज़े का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये आपने कहा, लिख दिया वीज़ा फॉर्म के अंदर कि मेरा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, तो फिर आपने गलती की। इट्स ए वायलेशन ऑफ लॉ, ये आप नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप अपने वीज़ा फॉर्म में लिखें कि मेरा रिफ्यूज़ हो गया है। आमतौर पे लोगों को यह नहीं पता होता कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। 2 क्वेश्चन होते हैं, क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ? हाँ हुआ। क्यों रिफ्यूज़ हुआ? आप लिखे आई डोंट नो, क्योंकि आप लोगों आपको नहीं पता आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। तो इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड जब पूछते हैं वीज़ा फॉर्म के अंदर कि आपका पिछला वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, तो आप कहते हैं कि आई डोंट नो। एक तो यह है कि आपकी प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में एम्बेसी को पता है, वीज़ा अफसर को पता है, ठीक है। नंबर 2, क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर आपने कोई क्राइम किया है, अमेरिकी सरजमीन पे किया है, दुनिया के किसी भी खत्ते में किया है, पाकिस्तान में किया है, कोई भी क्राइम, हीनियस क्राइम किया है, फाइनेंशियल क्राइम किया है, जो भी क्राइम किया है किसी भी इंसान ने, उसका रिकॉर्ड होता है अमेरिकन एम्बेसी के पास। इसलिए अगर आपके माजी में किस तरह की इवेंट है तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये आप वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं है और आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आखिरी बात जो वीज़ा अफसर को आपको पता है यकीनी तौर पर, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों ने आपको इमिग्रेशन पिटिशन फाइल की हुई है, वो वेट कर रहे हैं, तो वो पता है उनको। इसलिए जब वीज़ा फॉर्म फिल करें तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपने इमिग्रेशन पिटिशन फाइल की है, आप दयानतदारी से किया? हाँ जी की है। ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम लोग छुपा देते। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी पिटिशन इमिग्रेशन की पेंडिंग है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने खुद देखा एक बंदा जिसको पेरेंट्स ने किया हुआ था, इमिग्रेशन पिटिशन फाइल की हुई थी, और वो गया और उसको वीज़ा मिला। बात ये नहीं है कि इमिग्रेशन पिटिशन से आप डिस्क्वालीफाई हो, ऐसा नहीं होता। मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ आप छुपा नहीं सकते। ये इस तरफ मैं तवज्जो लाना चाहता हूँ आपको पता होना चाहिए। अभी जी, आज की इस वीडियो का तीसरा और आखिरी जो ये वीडियो मैंने बनाई, और मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इस तरीके से इससे पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं की। मैंने खोल के देखा सारा, और आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर एग्जाम में क्या बातें हैं और इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आप जाते हैं एम्बेसी तो 2 दिन पहले सोचते हैं कि मैंने वीज़ा
के लिए जिस दिन जाऊँगा तो मैंने ड्रेस क्या पहनना है। हर बंदा चाहता है कि वीज़ा अफसर के सामने मैं अच्छा लगूँ, मैं साफ़ सुथरा इंसान नज़र आऊँ, मेरे दांत साफ़ होने चाहिए, कान साफ़ होने चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, ड्रेस साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है और लोग ऐसे ही करते हैं। जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका ड्रेस आपके प्रोफेशन के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके जहन में हो कि आपने वीज़ा फॉर्म के अंदर क्या लिखा। फॉर एग्जांपल, आपने वीज़ा फॉर्म के लिखा कि मैं कार मैकेनिक हूँ। अब कार मैकेनिक का ड्रेस कैसा होता है आपको पता है। अब उसके बरक्स एक और बंदा है जिसने लिखा जी मैं फलां कंपनी में डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर का ड्रेस कैसा होता है, ये भी हमारे जहन में इमेज आता है जब डायरेक्टर का कि वो उसने पैंट कोट पहनी होगी, शर्ट होगी उसकी सारा। अभी डायरेक्टर साहब जब विजिट के लिए जाते हैं तो अगर उसने पैंट कोट शर्ट टाइप सब कुछ किया हुआ है वो तो ठीक है, वो उसके वीज़ा फॉर्म के अंदर जो डिक्लेयर किया उसने अपने आप को उसके मुताबिक उसका ड्रेस है। लेकिन अगर वही ड्रेस डायरेक्टर साहब वाला पैंट कोट टाइप बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर एक कार मैकेनिक पहन के चला जाएगा, वीज़ा ऑफिसर उसको दूर से अपने पास आते हुए जब देखेगा तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये कार मैकेनिक या तो इसने वीज़ा फॉर्म गलत फिल किया या ये फेक पर्सनैलिटी बन के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बाज़ औक़ात लोग इंटरव्यू के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेसेस लेते हैं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ये ठीक नहीं है। आप अपने मामूल के मुताबिक ड्रेस पहने लेकिन साफ सुथरे हो। आपको नया ड्रेस, नए शूज, नई टाई खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा आपके वीजे के ऊपर। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ईमानदार रहेंगे, जितना ओरिजिनल रहेंगे, ओरिजिनल वट एवर यू आर, जस्ट गो देयर एंड दे नो हु यू आर एंड हाउ टू एवेल्युएट यू। इसलिए जरूरी है कि ड्रेस के ऊपर जब आप तवज्जो देते हैं तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखें। खुसूसन आपका जो वीजा फॉर्म है उसके अंदर जो कुछ लिखा अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, ये उसके मुताबिक आपका ड्रेस होना चाहिए। फिर जी हाउ टू बी देयर, दरम्यान में एक तो मैं ये बताना जरूरी है आपको कि इंटरव्यू के लिए स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप चुप जाएं, आप खामोशी से एंटर हो और जो कुछ वो रास्ते में एक दो बंदे मिलेंगे आपको, आपके पेपर चेक करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, यू शुड कम टुडे फॉर द इंटरव्यू और नॉट, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आज का है या कल का है, वो एक्यूरेसी को चेक कर दे ताकि टाइम ज़ाया ना हो, आपका भी आगे आगे वीज़ा अफसर का टाइम भी ज़ाया ना हो। अब जब आप जाकर वहाँ के खड़े हुए हैं जाके तो आप खामोशी से खड़े हो जाए, वकार के साथ और मोहब्बत के साथ। आपको पता होना चाहिए कि जो वीज़ा इंटरव्यू ले रहा है वो आपका दोस्त है, क्योंकि आप उसके मुल्क में जाना चाहते हैं। कि आपके चेहरे पे एक फ्रेंडली मुस्कुराहट होनी चाहिए, हल्की सी, बिग मुस्कुराहट नहीं, नो बिग स्माइल, हल्का सा प्लेजेंट फेस के साथ, दिस इज राइट वर्ड, द प्लेजेंट फेस, ताकि उसे वीज़ा अफसर को ये मैसेज जाए कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ ये बंदा मुझे पसंद करता है, और ये दिल से करे, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाए और खामोशी के साथ खड़े हो जाए, टाइट लिप्स के साथ, और सवाल का इंतजार करें। जब तो गुफ्तगू शुरू होती है एक बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि ये हमारे कल्चर में और चीज़ है, आपने आई कांटेक्ट रखना है वीज़ा अफसर के साथ। आप उनकी तरफ देखते रहें, जब भी वो आपसे बात करते हैं आप सवाल का जवाब दें, मुख्तसर, लंबी तकरीर नहीं करनी, क्योंकि वीज़ा अफसर के पास आपकी तकरीर सुनने के लिए टाइम नहीं है। वो मैक्सिमम 1 से लेकर 3 मिनट दे सकता है इंटरव्यू में आपको, इससे ज़्यादा नहीं, उतनी ही तैयारी करनी है आपने। तो जबकि सवाल पूछते हैं वीज़ा अफसर तो आपने एक आई कांटेक्ट रखना है, ताकि अगर ऐसे कर यू आर नॉट ए फेयर मैन, तो इसका ये मतलब दिया जाता है, उस कल्चर में ये मतलब दिया जाता है, व्हेन यू आर अवॉइडिंग द आई कांटेक्ट इट मींस समथिंग रॉन्ग विद यू। तो आपने आई कांटेक्ट को बाहर रखना है। और जो कागजात आपके हाथ में हैं, बहुत ज्यादा कागज लेके नहीं जाने, जो पेपर मैंने कहे हैं वही लेके जाने हैं, इससे ज्यादा पेपर इंटरव्यू में लेके जाने की जरूरत नहीं है। मेरे टैक्स के पेपर, मेरे प्रॉपर्टी के कागजात, मेरी गाड़ियां और ये इन चीज, इतना टाइम वीजा अफसर के पास नहीं है कि पेपर देखे। उसने तकरीबन 150 लोगों को रोज देखना होता है, इतना टाइम उसके पास नहीं है कि वो आपके पेपर आप ही आधा घंटा पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होता। उसने जितना उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो पढ़ाया गया है, वो वीज़ा फॉर्म खोल के ही सारा चीज़ें चेक कर लेते हैं आपकी, उसी में बात करनी है।
जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, जिन पे आप बात करना चाहते हैं, उन पे वीजा अफसर ने बात नहीं करनी, वो उसको इजाजत भी नहीं है और वो करेगा भी नहीं। उसने जो आपने वीजा फॉर्म, देखिए वीजा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ की टू द सक्सेस। जो लोग घर बैठ के कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं जी मेरे बेटे ने कर दिया, कभी कभी तो लग भी जाता है ये कि नहीं, लेकिन वीजा फॉर्म की फिलिंग हमेशा किसी समझदार बंदे से कराएं जिसने पहले किया हो। आपके वीजे का दारोमदार सारा वीजा फॉर्म के ऊपर है, आपने उस पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर उसी में आपने कुछ चीजें ऐसी कर दी हैं या कुछ ऐसा लिख दी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके शोबे के साथ, आपकी गुफ्तगू, आपकी तालीम, आपका सबका तजर्बा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसको आपने देखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में उनको तरतीब से पकड़ना है, ताकि कोई डॉक्यूमेंट मांगे आपसे तो उनको ढूंढना नहीं शुरू कर दें। इतना टाइम उसके पास नहीं है कि आपसे सवाल करे और आधा मिनट आप लगा दें पेपर तलाश करने में। नहीं सर, ऐसे वो नहीं, इतना टाइम नहीं दे सकता आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मसरूफ है और आपके पीछे 100 बंदा खड़ा हुआ है जिसको उसने आज इंटरव्यू करना है, उसने चाय भी पीनी है, उसने सिगरेट भी पीना है, उसने बाथरूम भी जाना है, उसने लंच भी करना है, तो जरा उसका भी ख्याल रखना है आपने जो इंटरव्यू दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, देखिए आपने वीजा अफसर को अपने जवाबात से बताना है कि यू आर ए जेन्युइन पर्सन। आप कहाँ जा रहे हैं, फलां जगह जा रहा हूँ, स्टेट का नाम बताना है, शहर का नाम है तो बता रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं, मुझे फलां ने बुलाया है, अगर वाकई किसने बुलाया, या फलां से मेरा अटेंड करना है मैंने, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, या मेरे किसी रिलेटिव ने बुलाया, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, मेरा बालक बीमार है मैं उसे देखने जा रहा हूँ। पर्पस जो है ना आपके जहन में होना चाहिए, और ये आपने थोड़े लफ्ज़ों में बताना। ये सारा का सारा जो इंटरव्यू है ना, इसके दौरान जो गुफ्तगू में जो जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं ना आप, वो बड़े इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लंबी तकरीर की तो इजाजत ही नहीं है, ना गुंजाइश है, ना उसके पास टाइम है। आपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करना है कि वो जो कन्विंसिंग हो, ठीक है। माई फादर इज सीरियसली सिक एंड ही इज इन द डेथ बेड, आई वांट टू सी हिम, स्मॉल, ठीक है। या जस्ट माई फादर इज सिक, दिस नॉट इनफ, माई फादर इज seriously sick, I want to see him, maybe last time in life, like this. अगर ऐसी बात नहीं है पर्पस ऑफ विजिट में, तो फिर आपने बताना है वो, और पूछेगा हु इनवाइटेड यू, तो यहाँ फिर आपने बताना है कि मेरे किसी तंजीम ने किया, मेरे दोस्त ने किया, मेरे बहन भाई ने किया, किसने इनवाइट किया। अगर नॉर्मल विजिट आपकी है तो आपको बताना पड़ता है कि हु इनवाइटेड यू, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। और जितना आप दयानतदार रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, आपके चेहरे से पता लगेगा कि आप एक दयानतदार इंसान हैं। और क्लेवर बंदे के चेहरे से पता लगता है कि इज ए क्लेवर मैन। इसलिए यहां से अपने चेहरे से ऑनेस्ट रहें, सीधी सीधी बातें करें, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे इतना उसके वो रेज निकलेंगी आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, जो उसके दिल में पड़ रही हैं, और उसे पता है कि ये बंदा ऑनेस्ट है, सच बोल रहा है मेरे साथ। और अगर वीजा से पूछो डू यू हैव रिलेटिव्स इन द यूएसए, से यस, अगर हैं तो बताएं कि हैं, अगर नहीं है तो बताएं नहीं है। झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। आपके बहन भाई वालिदैन ने 100 जगह आपको वहां डिक्लेयर किया हुआ है जहां आप जाना चाहते हैं। तो आपको यहां छुपा रहे हैं आप वीजा फॉर्म में, अगर लिख दिया कि मेरा कोई नहीं है, तो जो वहां पर है उनके डोजे में तो आप है ना सर। आप ऐसा नहीं करना, आपने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये कहना है, अगर कोई है तो आप कहें है, अगर नहीं है तो आप कहें नहीं है। लेकिन अगर है और आप कहते हैं नहीं है, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला है, और फिर उसका रिजल्ट पता है क्या होगा आपको। देखिए, व्हेन यू विल गो टू द यूएसए एंड हाउ लॉन्ग यू विल स्टे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अल्फाज तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ये वीजा अफसर को पता होना चाहिए कि आपने कब जाना है, कितना असर रहना है और कहां रहना है। इसके लिए होटल बुकिंग भी हो सकती है, आपका इन्विटेशन लेटर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा इन्विटेशन लेटर हो सकता है, या I-134 स्पॉन्सरशिप हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये जानना वीजा अफसर के लिए बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, वो जानेगा लाजमी वीजा इशू करने से पहले कि आपने कब जाना है, कब वापस आना है, कहाँ रहना है और कितने अरसा रहना है। ये भी बहुत जरूरी है जी। तो ये देखिए, वो तो कहते हैं वीजा फॉर्म में कि 5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, 5 साल की डाल दी।
अगर आपके माजी में कोई ऐसा ट्रैवल है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो छुप नहीं सकता। अगर वो कहते हैं कि इतने अर्सा पहले तुम वहां गए हो, तो आप कहें हाँ गया मैं, क्योंकि जब सवाल कर लिया उसने तो इसका मतलब है उसे पता है। तो ऐसा ऐसा स्टे ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा, इसमें वीजे की जो वीजा इंटरव्यू के सक्सेस का दारोमदार एक ही चीज के ऊपर है। नंबर 1, आपका वीजा फॉर्म 2 चीजों पे है। नंबर वीजा फॉर्म कैसे लिखा, और नंबर 2 आप कितने दयानतदार हैं, ये जरूरी है जी। फिर आपने आपके फाइनेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है कि आप पाकिस्तान में करते क्या है, उसके बारे में भी देखिए। सब कुछ इंटरनेट पर पड़ा हुआ। आप मुझे आईडी कार्ड दें, मैं 2 मिनट के अंदर जाके आपका CNSE नंबर निकालूंगा, डालूंगा, और FBR से आपका टैक्स NTN निकल आएगा। उसके ऊपर लिखा होगा आप करते क्या है, आपका एड्रेस होगा, आपके बिजनेस का एड्रेस होगा। तो दुनिया बहुत छोटी है, हर इंसान कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो फोन है जिसके साथ सारा दिन हम खेलते हैं, ये हमारे बारे में काफी सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। और दुनिया की ज़हीन तरीन कौम के पास आप जा रहे हैं। ऐसी वर्ल्ड लीडर नहीं है वो वर्ल्ड लीडर इसलिए है कि वहां टैलेंट, जहानत हुक्मरानी कर रही है। तो आपने मेहरबानी करनी है कि अपने आप को ऑनेस्ट रखना है और सारे सवालों के जवाब उस तरह देने हैं जिस तरह के मैंने आपसे गुजारिश की है। खुदा आपको कामयाब करे। शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में कोई ऐसी काम की बात की है मैंने, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और उसके बुनियादी नुकात क्या है। हालांकि ये दुनिया का सबसे आसान वीज़ा फॉर्म है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में लोग, क्योंकि आसान है, लोग इसको कैजुअल ले लेते हैं और आसान में फिल करके निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता जब हम इसी फॉर्म के बेस पे इंटरव्यू देने बसी जाएंगे तो हमारे साथ कौन से सवाल होंगे। देखिए, आपका वीज़ा फॉर्म डिटरमिन करता है, वीज़ा फॉर्म ये फैसला करता है कि आपने ड्रेस कौन सा पहनना है। आपके वीज़ा फॉर्म ये फैसला करता है कि आपके पास क्वेश्चन कौन। इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगली वीडियो में मैं वीज़ा फॉर्म खोल के कंप्यूटर पे बताऊंगा आपको कि इसको कैसे फिल करना हो, कहाँ कौन से पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और वो पॉसिबल आंसर जो वीज़ा फॉर्म के आंसर्स हैं वो आपके ड्रेस के ऊपर और आपके इंटरव्यू के ऊपर कैसे